इसमें ग्रंथियों को हम पढ़ रहे थे, तो कल हमने पढ़ा हुआ था, लिख लें इसको। ठीक है, कोई सा भी आपका एग्जाम हो उसमें 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहां से जरूर आते हैं, है ना, ग्रंथियों से। तो इसमें लिख लें ग्रंथियां। हमारी बॉडी के वे पार्ट या भाग, हमारी बॉडी के वे पार्ट जो, ठीक है, रासायनिक पदार्थों, रासायनिक पदार्थों ठीक है, रासायनिक पदार्थों, रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, तो हार्मोन्स, ठीक है, तथा एंजाइम का श्रावण करते हैं। ठीक है, श्रावण, सिक्रेशन। ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, हमारी बॉडी के बे पार्ट या हमारे शरीर के बे अंग जो रासायनिक पदार्थों, केमिकल सब्सटेंस, अब रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, तो हार्मोन्स और एंजाइम का श्रावण करते हैं, ग्रंथियां कहलाती हैं। ग्रंथियां, ठीक है, निम्न 3 प्रकार की होती हैं। कल हमने पढ़ा था, निम्न 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आता है कि ग्रंथियां की टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, तो क्या लिखेंगे, 3, है ना। ग्रंथियां निम्न 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला एंडोक्राइन ग्लैंड, हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, या अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, या इन्हीं को क्या बोल देते हैं, इन्हीं को बोल देते हैं नलिका विहीन, ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथियां। ठीक है, तो उन्हीं को नलिका विहीन बोल देते हैं, यानी डक्टलेस। नलिका विहीन ग्रंथियां, और दूसरा एक्जोक्राइन, ठीक है, ये इसमें क्या लिखेंगे, बहिर्स्रावी ग्रंथियां, है ना, बहिर्स्रावी ग्रंथियां। ठीक है, इनको नलिका युक्त, ग्रंथियां। तीसरा हम पढ़ेंगे मिक्स्ड, मिसलेनियस, या मिक्स्ड लिख सकते हैं,
ग्लैंड्स, ठीक है। मिश्रित ग्रंथियां है, मिश्र ग्रंथियां, ठीक है। तो अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी और मिश्र या मिश्रित ग्रंथियां, ये इसके टाइप हो गए। तो ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, है ना, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी और मिश्र। ये भी क्या होती है? नल का युक्त ही होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं? तो केवल और केवल एंडोक्राइन, ठीक है। इतना नोट कर लिए सभी ने? तो इस प्रकार से हम 3 पार्ट पढ़ेंगे इनके, है ना, 3 टाइप्स पढ़ेंगे, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी और मिश्र। अंतःस्रावी नलिका विहीन, है ना, यानी में डक्ट नहीं पाई जाती हैं, ट्यूबलेस होती हैं, डक्टलेस। और 2 प्रकार जो होते हैं वो नलिका युक्त होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। बस ये ध्यान देना है कि यदि टाइप्स पूछ रहे हैं तो 3 ही लिखेंगे, ठीक है, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी और मिश्रित। अब सबसे पहले हम पढ़ें अंतःस्रावी। इसका चार्ट हमने कल बना लिया था। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए अंतःस्रावी ग्रंथियां। वे ग्रंथियां जो हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है, हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। इन्हें, ठीक है, नलिका विहीन, ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, डक्टलेस। यह है निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है या नहीं है। तो इसके अंतर्गत हमें इतनी ग्रंथियां पढ़ना है, कल भी देखा था हमने। पहले हम लिख लें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, ये इसी को हिंदी में कहेंगे अवटु, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, या परावटु ग्रंथियां, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं हिंदी में परावटु के नाम से, ठीक है। अगला है एड्रीनल, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड, तो इन्हें बोलते हैं अधिवृक्क,
ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथियां, ठीक है, थायमस, थायमस, थायमस ग्रंथि, पिट्यूटरी, ग्लैंड, ठीक है, या पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एक है पीनियल, पीनियल बॉडी ग्लैंड या पीनियल काय ग्रंथि, ठीक है। तो पीनियल काय, काय मीन्स क्या है, बॉडी यानी शरीर से है, तो ये पढ़ेंगे हम इतनी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कितनी होती हैं, तो 6, अवटु, परावटु, अधिवृक्क, थायमस, पीयूष और पीनियल, है ना। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो हमें याद होना चाहिए 6, है ना, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, थायमस, पिट्यूटरी और पीनियल, है ना। भले ही हमें क्रम से याद ना हो लेकिन सभी के नाम पता होना चाहिए। अब हम एक एक ग्लैंड को डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आएगा कि पोजीशन कहाँ होती है, कौन से हार्मोन होते हैं, हार्मोन क्यों, क्योंकि ये नलकाभीन पढ़ रहे हैं तो इनसे हार्मोन का सिक्रेशन होगा, और कौन से हार्मोन के कमी या अधिकता से कौन से रोग होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से देख लें इसको। तो पहले यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी है कौन सी नहीं है। या क्वेश्चन आ सकता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के पिता या विज्ञान के जनक कौन है, तो थॉमस एडिसन होते हैं, है ना। कौन से पढ़ते हैं हम, थॉमस एडिसन, ठीक है, थॉमस एडिसन। यदि आ जाए कि जो अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है ना, तो हम देखते कौन है, थॉमस एडिसन। ठीक है, तो सभी को याद होना चाहिए, इतनी 6 ग्रंथियां हम पढ़ेंगे। अब एक एक को हम पढ़ लें। सबसे पहले लिख लें थायराइड ग्लैंड, है ना, तो हेडिंग डाल लीजिए थायराइड ग्लैंड। देखिए जैसे नहीं जो लिख पाता है तो बाद में आप सभी लोग ग्रुप से जुड़ जाना, तो जैसे जहां छूट जाता है तो पीडीएफ वगैरह मिल जाया करेगी आपको, तो हमें ला लिया करो, ठीक है। और इसमें ये भी हो जाएगा कि जैसे किसी दिन नहीं आ पाए तो उस दिन की पीडीएफ मिल जाया करेगी, फिर आपको थोड़ी वहां उससे पीडीएफ से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम एक एक को कंप्लीट किए ले रहे हैं। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए थायराइड, ठीक है। अब तुरंत हमें याद आना चाहिए कि इसकी पोजीशन हमने कहां देखी थी, तो थायराइड को हमने कहां पे पढ़ा था, है ना, इस प्रकार से देखा था ना थायराइड को कि ये कैसी होती है, एच के आकार की या तितली के आकार की ग्रंथि होती है। कहां होती है, तो स्वरयंत्र, स्वरयंत्र को क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, है ना। तो आ सकता है कि कहां पे इसकी पोजीशन होती है, तो लैरिंग्स में, यानी स्वरयंत्र के समीप। कैसी होती है, बाइलॉब्ड होती है, यानी द्विपालित होती है ना। और हम देखते हैं कैसी, तितली के आकार की, एच के आकार की तो पूछ सकते हैं, है ना। तो लिख लें, यह मानव शरीर की है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो स्वर यंत्र के समीप
ठीक है, स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स, ठीक है, स्वर यंत्र के समीप स्थित होती है, ठीक है। इसे एच आकार की, एच आकार अथवा, ठीक है, तितली के आकार की, बटरफ्लाई, तितली के आकार की ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। एच आकार अथवा तितली के आकार की ग्रंथि भी कहते हैं। तितली के आकार की ग्रंथि भी कहते हैं। यह, इसका निर्माण ठीक है भ्रूण की, ठीक है, भ्रूण की एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म परत से होता है। परतें हैं नाम, तीन परतें होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। तो यदि आ जाए कौन सी परत से होता है, तो एंडोडर्म से होता है, ठीक है। यह द्विपालित होती है, द्विपालित, बाइलोब्ड। आप देख रहे हो ना, एक पाल ये हो गई, एक पाल ये, तो ये द्विपालित होती है, ठीक है। इसे स्वभाव ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, स्वभाव ग्रंथि, नेचर ग्लैंड, स्वभाव ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इससे थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन, तो कौन से हार्मोन का, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का श्रावण होता है, ठीक है। इतना लिखना है इसमें। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी, बस ये देखना है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछा गया हो, है ना। यदि सबसे बड़ी पूछा गया है तो फिर लीवर लिखेंगे, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी तो अग्नाशय, पेनक्रियाज। लेकिन सबसे बड़ी और अंतःस्रावी का ऑप्शन दिया है तो केवल और केवल अबटू आएगी, कोई सा भी नाम दिया हो, ठीक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन जाएंगे। कहाँ पे होती है, तो स्वरयंत्र के समीप, है ना। कौन से आकार की, एच आकार की या तितली आकार की। इसका निर्माण भ्रूण की कौन सी परत से होता है, एंडोडर्म। कैसी होती है, द्विपालित होती है ना। स्वभाव ग्रंथि, स्वभाव ग्रंथि क्यों बोल देते हैं, जब थायरॉक्सिन की अधिकता हो जाती है तो हम देखते हैं कि हमारा स्वभाव बदल जाता है या नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो जाता है ना। तो इस प्रकार से अब क्या हमें पढ़ना है इसमें कि इससे जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसकी कमी या अधिकता से रोग कौन होते हैं, है ना। तो इससे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, थायरॉक्सिन, ठीक है। तो अब लिख लें इसमें
थायरॉक्सिन के अल्पस्रावण हाइपोसिक्रेशन, थायरॉक्सिन के अल्पस्रावण से, ठीक है, थायरॉक्सिन के अल्पस्रावण से होने वाले रोग। अब देखिए, थायरॉक्सिन के अल्पस्रावण से पूछ लें या फिर थायराइड ग्रंथि के अल्पस्रावण से, एक ही चीज है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन, है ना। तो थायरॉक्सिन की कमी से या अल्पस्रावण से या थायराइड ग्रंथि की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, है ना, ते पूछते हैं। तो इसमें लिखना है, पहला में पहला लिख लीजिए, सबसे पहला जो लिखेंगे क्रेटिनिज्म, ठीक है, क्रेटिनिज्म, ठीक है, या इसी को बोल देते हैं जड़ वामनता, ठीक है, क्रेटिनिज्म जड़ वामनता, जड़ वामनता, ठीक है। तो क्रेटिनिज्म के नाम से भी आ सकता है या जड़ वामनता। तो किसमें होता है, बच्चों में होता है ना, जिससे बच्चे हम देखते हैं असुंदर दिखाई देते हैं, है ना, मतलब रूपवान का उल्टा क्या होता है, कुरूप, है ना, या असुंदर जिसे कहें। यह रोग बच्चों में होता है जिससे बच्चे कुरूप तथा मानसिक दृष्टि से, ठीक है, कुरूप तथा मानसिक दृष्टि से कम विकसित होते हैं। कम विकसित होते हैं। तो देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बालक के मानसिक विकास को निर्धारित करती है, तो थायराइड, है ना। तो जब हम देखते हैं इसकी कमी हो जाती है तो बच्चे कुरूप या मानसिक दृष्टि से कम विकसित होते हैं, है ना। तो जनरली क्या पूछा जाता है कि क्रेटिनिज्म या जड़ वामनता किसकी कमी से या कौन सी ग्रंथि से संबंधित विकार है, तो थायराइड को पढ़ रहे हैं, तो कमी से होता है, तो हम देखते हैं कमी से, है ना। अगला लिख लीजिए, मिक्सीडेमा, ठीक है, मिक्सीडेमा, MYXOEDEMA, इसको अच्छी तरह से लिखते हैं। तो ठीक है, मिक्सीडेमा, ठीक है। तो यह किस में होता है, बड़ों में, मिक्सीडेमा। इसकी हिंदी भी मिक्सीडेमा ही लिखेंगे, ठीक है, मिक्सीडेमा। यह रोग वयस्कों में होता है जिससे बाल झड़ने लगते हैं। बाल झड़ने लगते हैं और होंठ होंठों की चौड़ाई मतलब बढ़ जाती है, इसमें अनियमित आकार के हो जाते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज के लोग होते हैं अनियमित आकार के हो जाते हैं, ठीक है।
होंठ यानी फूल जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, केराटिनिज्म को पढ़ लिया, मिक्सीडेमा को पढ़ लिया। तो जनरली यही पूछ सकते हैं सीधा कि मिक्सीडेमा किस ग्रंथि से संबंधित विकार है। तो पहले तो हमें याद करना है कि केराटिनिज्म में मिक्सीडेमा, लिख लिए इसको। अब अगला लिखेंगे, इसी में भी और है। अब तीसरा है, सभी ने सुना होगा नाम ग्वाइटर, ठीक है, या इसी को बोलते हैं घेंघा। तो पूछ सकते हैं कौन सी ग्रंथि से संबंधित विकार है ना। तो ये भी हम देखते हैं थायराइड, है ना। यही पढ़ते हैं ना, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा। तो जब देखिए क्या होता है, जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो आयोडीन की कमी की पूर्ति करने के लिए जो थायराइड ग्रंथि होती है तो ये फूल जाती है, यानी अधिक मात्रा में थायरोक्सिन बनाने का प्रयास करती है, क्योंकि थायरोक्सिन क्या है, आयोडीन। तो थायरोक्सिन बनाने का प्रयास करती है, जिससे गर्दन में उभार बन जाता है, क्योंकि कहाँ पे पाई जाती है, गर्दन में, जिसको बोल देते हैं घेंघा, है ना। हाँ, तो लिख लें, जब हमारे शरीर में डिसीज तो आते ही हैं, कोई सी भी एग्जाम हो 1-2 नंबर के आएंगे ही। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इसकी आपूर्ति के लिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने लिखा आपूर्ति, तो जब भी बड़ा आ लिखा हो यानी पॉजिटिव हो रहा है, तो आपूर्ति मीन्स क्या हो जाएगा, सप्लाई। और जब छोटा आ लिखा हो तो नेगेटिविटी आ जाती है, यानी अपूर्ति लिखते यानी कमी हो जाता, आपूर्ति यानी पूर्ति करने की बात हो रही है, ठीक है। तो जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो इसकी आपूर्ति हेतु थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि फूलकर अधिक मात्रा में थायरोक्सिन बनाने का प्रयास करती है, ठीक है, थायरोक्सिन बनाने का प्रयास करती है, जिससे गर्दन फूल कर मोटी हो जाती है, ठीक है, गर्दन फूल कर मोटी हो जाती है, जिसे घेंघा रोग कहते हैं। होता है, ठीक है, घेंघा कहते हैं जिसको घेंघा। तो जनरली पूछ लिया जाएगा कि घेंघा है ना या ग्वाइटर, है ना। इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, एक हम पढ़ेंगे घेंघा यानी ग्वाइटर, और एक होता है, अभी रोग में हमने पढ़ा था उसको, गलकंठ, है ना, उसको क्या बोलते हैं, गलकंठ, गलकंठ, है ना। तो उसको, उसकी अंग्रेजी क्या होती है, उसकी अंग्रेजी होती है डिप्थीलिया, डिप्थीरिया। तो अधिकतर डिप्थीरिया को हम घेंघा मान लेते हैं, जबकि वो अलग है ना। तो यहां घेंघा की अंग्रेजी क्या दी गई है, ग्वाइटर। एक और लिखना है इसमें, हाशीमोटो, ये पूछा जाता है बहुत, हाशीमोटो, अब देखिए होता क्या है कि जब हमें ये डिसीज हो जाता है ना, जब हमें ग्वाइटर हो जाता है,
तो ग्वाइटर के उपचार करने के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो मेडिसिन लेते हैं, तो हम देखते हैं ताकि हमारी थायराइड ग्रंथि सही हो जाए। तो कभी कभी जो ट्रीटमेंट होता है या जो मेडिसिन ली जाती हैं वो विषैला व्यवहार करने लगती हैं, तो जिससे हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि नष्ट होने लगती है। यानी दवा जो लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं तो सही होने के लिए, लेकिन उसके दुष्प्रभाव से स्वयं नष्ट होने लगती है। तो इसीलिए बोल देते हैं कौन सा रोग है जिसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, है ना। तो हम देखते हैं जैसे हम लाइसोसोम में पढ़ते हैं ना कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम। इसी प्रकार हम देखते हैं थायराइड की आत्महत्या किसे कहते हैं, तो हाशिमाटो को, है ना। तो लिख सकते हैं इसे, ठीक है, थायराइड की आत्महत्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आत्महत्या यानी सुसाइड ऑफ थायराइड। ठीक है, थायराइड की आत्महत्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जनरली हमें ये पता हो गया कि हाशिमाटो में क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि नष्ट होने लगती है। तो दवाएं जो हम देखते हैं विषैला व्यवहार करने लगती हैं, जो उपचार के लिए दी जाती हैं, तो इसीलिए बोल देते हैं हाशिमाटो, या थायराइड की आत्महत्या के नाम से किसे जाना जाता है, हाशिमाटो। किस ग्रंथि से संबंधित विकार है, थायराइड से। ठीक है, तो हमने कितने पढ़े, हाइपोसिक्रेशन से 4 पढ़ लिए, क्रेटिनिज्म, मिक्सीडेमा, ग्वाइटर, हाशिमाटो। तो पहले तो हमें याद होना चाहिए, है ना, कि क्रेटिनिज्म, मिक्सीडेमा, ग्वाइटर, हाशिमाटो। अभी हमने किससे पढ़े, कमी से होने वाले रोग। अब हम पढ़ेंगे अधिकता से, है ना। अब हेडिंग डाल लीजिए, थायराइड की अधिकता से होने वाले रोग, या थायरोक्सिन की अधिकता से, एक ही है, थायरोक्सिन की अधिकता से होने वाले रोग, थायरोक्सिन की अधिकता से होने वाले रोग। ठीक है, थायरोक्सिन की अधिकता या हाइपर सिक्रेशन जिसे कहें, होने वाले रोग, होने वाले रोग, थायराइड की अधिकता से होने वाले रोग। अभी हमने पढ़े थे कमी से, अब इसकी अधिकता से। ठीक है, तो इसमें लिख लें पहला प्लूमर, ठीक है, तो एक एक लाइन में लिख लेना है प्लूमर। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि प्लूमर का संबंध होता है कौन सी ग्रंथि से, तो थायराइड। अब कमी अधिकता से, तो अधिकता पढ़ रहे हैं, तो इस रोग में थायराइड ग्रंथि में ठीक है, थायराइड ग्रंथि में गांठें बन जाती हैं। ठीक है, गांठें बन जाती हैं। ठीक है, एक होता है ग्रेप्स, ग्रेप्स, ठीक है, GRAVES, ग्रेप्स। इस रोग में थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। एक और आ जाता है एक्जोपिथेलमिक ग्वाइटर,
एपिथेलमिक, वहां हमने क्या पढ़ा था, ग्वाइटर। अब यहां पढ़ेंगे एक्सोपिथेलमिक ग्वाइटर। ठीक है, एक्सोपिथेलमिक ग्वाइटर, एक्सोपिथेलमिक ग्वाइटर। ठीक है, एक्सोपिथेलमिक ग्वाइटर। वो आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं कि सोते हुए भी जगते दिखाई देते हैं, जिनकी आंखें बाहर की ओर निकली रहती हैं, है ना, तो उसे बोलते हैं एक्सोपिथेलमिक ग्वाइटर। ठीक है, इस रोग में, हाँ तो बस उसी की शिकायत है। इस रोग में रोगी की आंखें खुली तथा बाहर की ओर उभरी दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, उभरी दिखाई देने लगते हैं। आंखें चौड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और बाहर की ओर दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली, एक ग्लैंड कंप्लीट कर ली, है ना, बेसिक लिख लिया, एक ग्लैंड को कंप्लीट कर लिया। तो हमने देखा, देखी थायराइड ग्रंथि की पोजीशन भी देख ली कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है। तो हमने पढ़ लिया कहाँ पे, है ना, स्वरयंत्र के समीप में। भ्रूण की कौन सी परत से निर्मित होती है, तो एंडोडर्म, है ना। और हम देखते हैं कि कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, थायरॉक्सिन। अल्प श्रावण से कौन से रोग, है ना, तो हमने पढ़ा क्रेटिनेज में मिक्सीडेमा और ग्वाइटर हासीमाटो, है ना। और अधिकता से तो प्लूमर ग्रेप्स और एक्सोपिथेलमिक ग्वाइटर, है ना। तो कोशिश है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपसे बन जाएगा, है ना। पहले आपको यही करना है कि अल्प श्रावण से रोग याद कर लें, अति श्रावण से। कभी कभी सरल दे देते हैं तो पूछ सकते हैं ग्रेप्स किस ग्रंथि से संबंधित विकार है, तो हमें ये देखना है कि केवल और केवल थायराइड से है ना। थायराइड को ही क्या बोल देते हैं, अबटू बोल देते हैं। बस ये देखना है थायरॉक्सिन की कमी से आ जाए या अधिकता से, या थायराइड की, एक ही बात है। क्योंकि हम देखते हैं कि कौन सी ग्रंथि पढ़ रहे हैं,